Team Study IQ congratulates all the 2,529 students who qualified UPSC mains exam this year. Now, interview is going to decide your selection as well as the rank. So, to give you the best possible guidance for interview, Team Study IQ will launch mock interview program for the upcoming interviews, and as part of this program, we would be offering mock interviews with esteemed panelists from diverse fields, one-to-one interaction with Sri Anil Swaroop ji, who is a retired IAS officer, a detailed DAF analysis with our expert team, lectures on important themes, opinion-based questions on controversial issues, and other such guidance. These interviews will be conducted at JP Siddharth Hotel, Karol Bagh. To book your slots, click on the links, and you better hurry up because there are going to be limited seats. So register now. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र शर्मा है और 2021 में हुई सिविल सेवा परीक्षा को मैंने उत्तीर्ण किया है और मुझे इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS एलोकेट हुई है। ये मेरा दूसरा प्रयास था। मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में भी UPSC का इंटरव्यू फेस किया, तो मैं इन 2 UPSC इंटरव्यूज़ के एक्सपीरियंस को आज आपके साथ साझा करने आया हूँ और हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि UPSC के इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। सबसे पहली चीज़ जो है कि कोई भी चीज़, जैसा कहा जाता है कि नो योर एनिमी, तो अगर आप युद्ध लड़ना चाह रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या कैपेबिलिटीज़ हैं एंड क्या डिमांड्स हैं उस पर्टिकुलर वॉर की। ठीक है, उसी तरीके से आपको UPSC का इंटरव्यू फेस करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि UPSC क्या चाह रहा है। ठीक है, और UPSC के इंटरव्यू को कैसे टैकल करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप UPSC का नोटिफिकेशन देखेंगे, जो कि हम अक्सर नहीं देखते हैं, UPSC पर्सनैलिटी टेस्ट करके एक सेक्शन देता है अपने नोटिफिकेशन में, जिसमें वो बताता है कि वो एक कैंडिडेट से UPSC इंटरव्यू में क्या एक्सपेक्ट करता है। मैंने वहाँ से कुछ एक कीवर्ड्स यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया हूँ और ये देखेंगे कि इसमें हम क्या देख सकते हैं, UPSC क्या डायरेक्टिव हमें देता है UPSC इंटरव्यू के लिए और उसको किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा एक डायरेक्टिव है कि क्वेश्चंस ऑन मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट। UPSC अपने नोटिफिकेशन में सीधा मेंशन कर रहा है, दिस इज नॉट एन इंटरव्यू, दिस इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब होता है कि आपसे कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन पे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बट सवाल जनरल इंटरेस्ट के होंगे, जो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं UPSC मेंशन कर रहा है कि द क्वेश्चंस विल बी ऑफ जनरल इंटरेस्ट। दूसरी चीज UPSC ये भी कहता है, it will be an assessment not only of your intellectual qualities but also of matters of current affairs। ठीक है, सो अक्सर लोग पूछते हैं कि UPSC के लिए करंट इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट के लिए करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप ये इस चीज़ से समझ सकते हैं कि UPSC नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करता है कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्ट करके आना है। ठीक है, इसलिए करंट अफेयर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है डैफ के अलावा एक करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन होता है जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत आपको रहती है। तीसरी चीज़, UPSC कुछ एक क्वालिटीज़ बोलता है, कुछ एक क्वालिटीज़ के बारे में बता रहा है, कुछ एक ट्रेड्स के बारे में बता रहा है जो वो आप में टेस्ट करना चाहता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मेंटल अलर्टनेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप किसी एक सिचुएशन में कितनी क्विकली और कितनी इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आप कितनी मेंटली अलर्ट रहते हैं। ये टेस्ट करने के लिए अक्सर वो आपसे कुछ एक सिचुएशनल अवेयरनेस के सवाल पूछते हैं और देखते हैं कि आप कितनी जल्दी सोच करके एक डिसीजन, एक नतीजे पर पहुँच सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो क्रिटिकल पावर्स ऑफ एसिमिलेशन। क्रिटिकल पावर्स ऑफ एसिमिलेशन का क्या मतलब है कि जब आप इंफॉर्मेशन को एसिमिलेट करते हैं, आप उसको कंज्यूम करते हैं, तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसके सही या गलत होने का, उसके दूसरे साइड का अनुमान लगा सकें और ये समझ सकें कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि 100% सच हो और उसके दूसरी साइड्स, उसके दूसरे पहलू भी होंगे। सो दिस इज़ क्रिटिकल कि जब आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं या सोच रहे हैं तो आप दोनों पहलुओं के बारे में सोचते हैं। सिमिलरली एक आप देखेंगे तो बैलेंस ऑफ जजमेंट की बात करता है, विच इज़ ऑल्सो द सेम थिंग कि आपसे कोई ओपिनियन मांगा जाता है तो आपका ओपिनियन एक बैलेंस्ड जजमेंट के बेसिस पे होना चाहिए कि आपने पहले सारे तथ्यों के बारे में पढ़ा है, उसके बारे में सोचा है और फिर आपने प्रोज और कॉन्स हर चीज़ को एसिमुलेट करके एक क्रिटिकल वे में समझ के आपने उस पर एक बैलेंस जजमेंट दी है। क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, इसका मतलब जब आप जवाब दे रहे हैं तो आप जो बोल रहे हैं वो लॉजिकल है और आप क्लियरली उस चीज़ को बोर्ड मेंबर्स तक कन्वे कर पा रहे हैं, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो आपके सेंटेंसेस सिंपल होने चाहिए, आसान भाषा में आप अपनी बात को
एक लॉजिकल वे में प्रेजेंट कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि आप बोलते बोलते भूल जा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे थे, आपका अगला सेंटेंस पिछले सेंटेंस से कोई वाक्य नहीं रखता है। तो ये कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं बेस्ड ऑन दी यूपीएससी के जो भी नोटिफिकेशन है उसमें जो क्वालिटीज़ दी गई हैं। वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, अगेन बहुत सारे फील्ड से आपसे सवाल पूछा जाता है। आप जहाँ रहे हैं, आपने जहाँ पढ़ाई की है, आपने जो पढ़ाई की है, आपका ऑप्शनल क्या था, इन सारी चीज़ों पे आपसे सवाल पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी एक शहर में 2, 4, 5 साल रहे हैं तो आपसे एक्सपेक्टेड रहता है कि आप उसके बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उसकी कुछ क्विजीन्स के बारे में, फेमस प्लेसेस के बारे में अवेयरनेस रखते हैं। ठीक है। एबिलिटी फॉर सोशल कोहिजन एंड लीडरशिप, आपसे वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप लीडर होने के कैपेबल, आप लीडर होने के लायक हैं या नहीं। तो आपसे अक्सर आपकी कॉन्वर्सेशन के थ्रू, आपके जवाब देने के तरीके से वो ये समझना चाह रहे हैं कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं या नहीं। आप जो भी जवाब दे रहे हैं वो सोच समझ करके दे रहे हैं, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि एक लीडर की सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना जो भी फैसला लेता है वो उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराने में चूकता नहीं है। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे, सोशल कोहिजन, आपका जो भी जवाब होना चाहिए वो किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रो या अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप एज ए लीडर या एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एज एन एसपी, आप हर एक इंसान को साथ लेकर के चल सकते हैं, सबकी दिक्कतें सुन सकते हैं और आपके अंदर कोई भी बायसनेस नहीं है। ठीक है। इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटीग्रिटी, इसका क्या मतलब होता है कि आप जो सोच रहे हैं या आप जो बोल रहे हैं, आप वही बोल रहे हैं जो आप सच में सोचते हैं, आप ऑनेस्टली जवाब दे रहे हैं। और इसको कैसे टेस्ट किया जाता है, अक्सर वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप उसका एक जवाब देंगे और वो उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। अगर उनका काउंटर करते ही आपने अपना जवाब बदल दिया तो इट शोज़ लैक ऑफ इंटीग्रिटी, इट शोज़ लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, कि आप जो जवाब दे रहे थे शायद एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस में दे रहे थे, आप उसमें विश्वास नहीं रखते। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में विश्वास रखते हैं तो आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, बट स्टिल यू विल से कि ठीक है सर, आई अग्री कि ऐसा भी होता है, बट आई बिलीव दैट, मेरी सोचने समझने के बाद मुझे लगता है कि यही सही है जो मैंने कहा था। इस पे अडिग नहीं रहना है, लेकिन इट शोज़ कि आपने जो बोला था वो सोच समझ करके बोला था, ऐसा नहीं है कि आपने बिना सोचे कोई जवाब दे दिया था। तो ये जानने के बाद कि यूपीएससी आपसे क्या डिमांड करता है, अपने नोटिफिकेशन में क्या क्वालिटीज़, क्या एक चीज़ें आपसे वो एक्सपेक्ट करता है, अब हम देखते हैं कि यूपीएससी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है आपकी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। शायद कुछ आप में से कुछ लोग इसको पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बेसिकली आपकी सीवी की तरह होता है। ठीक है। जो बोर्ड मेंबर्स के पास होता है, उसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, आप कहाँ पैदा हुए, आप कहाँ कहाँ रहे हैं, आपने क्या पढ़ाई की है, और आपने पढ़ाई में कुछ, अगर आपने मेडल्स जीते हैं, आपने प्राइजेस जीते हैं, आपने स्कॉलरशिप्स जीती हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, इंटरेस्ट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं, उनकी कितनी तनख्वाह है, आप बेसिकली अपने बारे में सब चीज़ें वहाँ पे बताते हैं। तो आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। और अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो अभी भी 2022 के मेंस में के रिजल्ट में करीब हमारे पास 15 दिन है। तो अगर आप अभी सोच रहे हैं कि मैं इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी करूं, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप पुराने किसी साल के एक मॉडल डेफ को लीजिए और उसमें देखिए कि क्या क्या फिल करना होता है, और आप उसको फिल करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब आप फिल करने बैठेंगे तो काफ़ी सोचना पड़ता है, और अगर वो ऑलरेडी रिजल्ट से पहले आप करके बैठ चुके हैं, आप थोड़ा रिसर्च कर चुके हैं कि आप डेफ में क्या भरने वाले हैं और उसके बारे में आपने पढ़ लिया है, तो आप एक बेटर पोजीशन में होंगे दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर यूपीएससी प्रिपरेशन। आपका इंटरव्यू, मैं मानता हूँ, एक औसतन दर पे 70 से 80% जो आपका इंटरव्यू होता है वो कहीं ना कहीं आपकी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के अराउंड रिवॉल्व करता है। आपकी पढ़ाई, आपके रहने की जगह, और आपके मेडल्स, आपके स्कॉलरशिप्स, आपके ऑप्शनल, आपके इंटरेस्ट एरियाज, इन्हीं सब से आपके ज़्यादातर सवाल आते हैं। तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, अगेन, इट फॉर्म्स द कोर ऑफ योर यूपीएससी पर्सनैलिटी टेस्ट प्रिपरेशन। और अभी से इंटरव्यू के लिए, अभी तक आप लोग एक पेपर पढ़ते हैं, बट जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम 2 पेपर पढ़ते हैं। आप अभी से न्यूज़पेपर्स 2 पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में अगर आप चाहें तो आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों पढ़ सकते हैं, और हिंदी में जनसत्ता, दैनिक जागरण जैसे नेशनल डेलीज़ को आप पढ़ सकते हैं। पर ट्राई कीजिए कि अभी से आप 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ें, ताकि आपको एक बैलेंस्ड ओपिनियन मिलता रहे और एक वाइड कवरेज हो करंट अफेयर्स एंड एवरीथिंग की। ठीक है। हमने अभी देखा था कि यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करता है कि वो आपसे करंट अफेयर्स एक्सपेक्ट कर रहा है। तो करंट अफेयर्स में क्या इंपॉर्टेंट है, पिछले 2-3 महीनों में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रही हैं, क्या चीज़ें न्यूज़ में रही हैं, ये जानने के लिए
आप करंट अफेयर्स मैगजीन्स किसी भी कोचिंग की पिछले 2-3 महीनों की करंट अफेयर्स मैगजीन उठा सकते हैं और उसके इंडेक्स को देख सकते हैं, या बस आप ऊपर ऊपर से देख सकते हैं कि क्या चीज़ें न्यूज़ में रही हैं, क्या चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। वो बहुत आपसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें देखिए जो एनालिटिकल नेचर की हों और जिनसे सवाल बन सकते हैं, और उनके बारे में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगेन इंटरव्यू प्रिपरेशन, जैसे मैंने बताया, डेफ फॉर्म्स द कोर ऑफ योर प्रिपरेशन। तो आपने डेफ भरना है, डेफ भर लिया तो उसके बाद आप अपने ही डेफ से कुछ सवाल बनाने की कोशिश कीजिए। आप 100 से 150 क्वेश्चंस अपने डेफ के बेसिस पे बना सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप अपने किसी दोस्त जो यूपीएससी की तैयारी ना कर रहा हो, अपने किसी फैमिली मेंबर को अपना डेफ दीजिए और उसको बोलिए कि इसमें से क्या सवाल तेरे दिमाग में आ रहा है, आपके दिमाग में जो भी सवाल आ रहे हैं इसमें से वो मुझे बताइए, और आप उनके बारे में तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक मुझे लगता है एक फ्रूटफुल एक्सरसाइज होती है। अगर आप डेफ को लेकर बहुत अवेयर हैं, अपने डेफ को लेकर के आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, तो कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू सरल हो जाता है। आपका इंटरव्यू आप और कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि आपके डेफ से सवाल आने वाले हैं और उनके लिए आप तैयार हैं, और आप काफ़ी कंफर्टेबली उनको आंसर कर पाते हैं। और यूपीएससी बोर्ड भी इस चीज़ को रिस्पेक्ट करेगा कि आप प्रिपेयर्ड होकर के आए हैं, आप जानते हैं कि एक सीरियस, एक इंपॉर्टेंट ओकेजन है और आप उसके लिए कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हैं। अगर आप डेफ में कोई चीज़ लिख देते हैं और उस पर आपसे सवाल आता है और कोई बेसिक सा सवाल आप जवाब नहीं दे पाते हैं, तो डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपके ऊपर, क्योंकि आप अपने बारे में ही नहीं जानते तो फिर आप क्या जानते हैं। जब आप इतना कुछ कर लेते हैं, आपने एक डेफ तैयार किया, डेफ के बारे में आपने अच्छे से रिसर्च किया, पढ़ा, तो आप मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। मॉक इंटरव्यूज़ आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप बोलने में कॉन्फिडेंट हो जाएं, ठीक है। आप उस इन्वायरमेंट को, यूपीएससी जैसे बोर्ड आपका इंटरव्यू लेता है, उस इन्वायरमेंट को लेकर के आप और सहज हो जाएं, आप उसको और अच्छे से जान लें, ताकि जब आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाएं तो वो कुछ नया नया एक्सपीरियंस ना लगे और आपको ऐसा लगे कि हाँ ये तो मैंने किया है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ मॉक इंटरव्यूज़ दें। अब आते हैं डिटेल में बात करते हैं कि मॉक इंटरव्यूज़ कितने देने हैं, कब से देने हैं और उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि मॉक इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट कब करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप, पहली बात तो ये कि ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कब है। अगर मेंस के रिजल्ट के बाद इंटरव्यू शेड्यूल आता है और आपका 20 दिन बाद ही इंटरव्यू है, तो मैक्सिमम 5 दिनों बाद आप इंटरव्यू देना स्टार्ट कर सकते हैं, मॉक इंटरव्यूज़। बट आइडियली क्या करना चाहिए वो ये है कि आप अपने डेफ को लेकर के अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। आपने करंट अफेयर्स की कवरेज थोड़ी बहुत कर ली हो और उसके बाद आप मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप बिना डेफ प्रिपेयर किए सीधा मुंह उठा के मॉक इंटरव्यू देने जाते हैं तो उससे आपके कॉन्फिडेंस पे फ़र्क पड़ सकता है। तो डेफ की एक रीजनेबल प्रिपरेशन मुझे लगता है ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट गिविंग मॉक इंटरव्यूज़। हाउ मेनी मॉक्स टू गिव, अगेन इसका कोई सही जवाब नहीं है कि मैं आपको एक नंबर बता दूं कि इतने मॉक इंटरव्यूज़ दे दो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगेन आपको 3 से 4 या 5 मॉक्स देने चाहिए। सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ 1-2 मॉक्स दे करके जाते हैं, मे बी वो बहुत कंफर्टेबल है इंटरव्यू की सिचुएशन को लेकर के, मे बी वो बहुत अच्छे हैं बोलने में और उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन 4 से 5 मॉक्स मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे सीखते हैं कि आपके डेफ से क्या सवाल बन सकते हैं, आप उनको प्रिपेयर करते हैं, आप फिर अगला मॉक देते हैं, उसमें से कुछ नए सवाल निकल के आते हैं और आप उनको प्रिपेयर करते हैं। 4 से 5 मुझे लगता है एक स्वीट नंबर है मॉक इंटरव्यूज़ के लिए। लोग 10-10, 12-12 भी देते हैं, पर फिर मुझे लगता है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ दे रहे हैं तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप का फीडबैक मिलता है कि ऐसे बैठो, वैसे बैठो और ये सारी चीज़ें, और आप बार बार वही चीज़ें करने लगते हैं और फिर वही चीज़ें आपकी एक्चुअल इंटरव्यू में भी निकल के आती है। और नो वन लाइक्स अ ट्रेन्ड गाय, राइट। आप प्रिपेयर्ड होकर के आइए, लेकिन आप ट्रेन होकर के मत आइए। आप अपना जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, जो नेचुरल बॉडी लैंग्वेज है, उसको ना लूज़ कीजिए। तो अब मॉक्स की क्या यूटिलिटी है। अगेन मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस सुने हैं, मेरे खुद के भी 1-2 ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं पिछले 2 इंटरव्यूज़ के दौरान, कि कई बार आपको मॉक इंटरव्यू में एक ऐसा फीडबैक मिल जाता है कि आप कई दिनों तक बहुत लो फील करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस डिप कर जाता है, ठीक है। और ऐसे लोग जिनको बहुत खराब फीडबैक मिले हैं, ऐसे लोग जा करके एक्चुअल इंटरव्यू में 201, 206 मार्क्स लेकर के आते हैं। आई नो सच पीपल वेरी पर्सनली, ओके। सो मॉक्स की यूटिलिटी क्या है। मॉक्स की यूटिलिटी है आपको यूपीएससी इंटरव्यू के जो एनवायरनमेंट होता है उससे आपको कंफर्टेबल बनाना, ठीक है। आपको उस एनवायरनमेंट में ढालना ताकि आप वहाँ पर जा कर के कॉन्फिडेंट फील कर पाएँ। अगेन मॉक इंटरव्यूज़ का दूसरा इस्तेमाल है कि आप का जो डेफ है उससे क्या प्रोबेबल सवाल बनते हैं उनको प्रिपेयर कर पाना, क्योंकि अक्सर जो आपके मॉक इंटरव्यूज़ लेते हैं वो आपके डेफ से ही सवाल पूछते हैं
आपको पता लगता है कि ठीक है इससे ऐसे सवाल भी बनता है, आपको एक सवाल का आइडिया लगा तो आप ऐसे 5 सवाल और सोच सकते हैं कि ठीक है इन लाइंस पे भी पूछा जा सकता है। तो मॉक इंटरव्यूज़ का ये यूज़ है। हम आगे ये भी बात करेंगे कि मॉक इंटरव्यूज से बच के कैसे रहना है, और उसका मुझे बेसिकली लगता है कि ये चीज़ है कि आपको मॉक इंटरव्यूज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेना है, ठीक है। एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यू इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, ठीक है। और अगेन आपकी जो नर्वसनेस है वो शायद मॉक इंटरव्यूज में आप नहीं हो, पर एक्चुअल इंटरव्यू में थोड़ी बहुत नर्वसनेस सबको होगी। तो इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। तो मॉक्स को उतना सीरियसली मत लीजिए, उसके फीडबैक को डेफिनेटली वर्क ऑन इट, ट्राई टू सी कि कहाँ पे गैप्स हैं आपकी प्रिपरेशन में और उसको फिल कीजिए। बट मॉक इंटरव्यूज़ को आपके एक्चुअल इंटरव्यू से कोई रिलेशन नहीं होता है। मॉक इंटरव्यूज़ में वो कई बार मार्क्स देते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो मार्क्स आपके एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यू के मार्क्स से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। कई बार वो कहते हैं आपके 200 आएंगे और आपके 140 आ जाते हैं। कई बार वो कहते हैं आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी और वगैरह वगैरह, और आप 200 प्लस ले आते हैं। ऐसी चीज़ें अक्सर होती रहती हैं। तो मॉक इंटरव्यूज़ को बस जो यूटिलिटी मैंने बताई उस हिसाब से आपको देखना है, उससे ज़्यादा आपको मॉक इंटरव्यूज़ पे फोकस नहीं करना है। अब कुछ एक चीज़ें होती हैं अक्सर जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर यूपीएससी इंटरव्यू की कैसी तैयारी करें, और उनके दिमाग में जो बेसिक, मुझे लगता है मेरे भी दिमाग में वो चीज़ें थी जब मैंने पहले अटेम्प्ट में पहला इंटरव्यू दिया था। तो हमेशा आपके दिमाग में वो डाउट्स होते हैं कि बैठना कैसे चाहिए, ठीक है। पहला जैसे सवाल है कि क्या इंग्लिश में फ्लुएंट होना ज़रूरी है। तो देखिए, अ कंफर्टेबल कमांड ऑन द लैंग्वेज इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड। अगर आपने अपने लैंग्वेज को इंग्लिश चूज़ किया है इंटरव्यू की लैंग्वेज को, तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हों, क्योंकि आपने खुद से चूज़ किया है। यूपीएससी आपको ऑप्शन देती है कि अगर आप चाहें तो हिंदी में इंटरव्यू दीजिए, और अगर आप चाहें तो इवन रीजनल लैंग्वेजेस में आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो अगर यूपीएससी आपको ये फ्रीडम दे रही है, उसके बाद आप इंग्लिश चूज़ कर रहे हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि एक रीजनेबल लेवल ऑफ इंग्लिश आपको आती है, आप ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पा रहे हैं, और आप जब इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है, और उसमें ज़्यादा एरर्स नहीं है। आप एक रीजनेबल वे में अपने आंसर को फ्रेम कर पा रहे हैं जो आसानी से समझ सकें मेंबर्स, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। बाकी आपको बहुत फ्लावरी इंग्लिश आने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सी लैंग्वेज, आप सिंपल जिसमें आप ग्रामेटिकल एरर्स ना कर रहे हो, सिंपल से शब्द हो, बस मुझे लगता है वो परफेक्ट है। बहुत फ्लावरी लैंग्वेज कैन इनफैक्ट समटाइम्स बैकफायर। अगेन, ड्रेस कोड क्या है, लोग अक्सर पूछते हैं कि पहनना क्या चाहिए, उसमें कन्फ्यूजन होती है। बहुत बेसिक चीज़ है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो यू डोंट वांट टू हैव एनी डाउट्स, ठीक है। आप चाहते हैं कि सिंपल से सिंपल सा डाउट भी रिजॉल्व हो जाए यूपीएससी इंटरव्यू में जाने से पहले, तो इट्स रीजनेबल डाउट कि ड्रेस कोड क्या है। तो अगेन, यूपीएससी ऐसे कोई ड्रेस कोड नहीं बताता है, वो आपको कोई चीज़ रिकमेंड नहीं करता है, बट एक रीजनेबल सी चीज़ है, एक अंडरस्टैंडेबल सी चीज़ है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन है आपकी लाइफ का, ठीक है। आप जा रहे हैं और आप जिनसे मिलेंगे, आप जिनसे बात करेंगे, जो बोर्ड मेंबर्स होंगे, वो बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं, आपकी उम्र से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है सर्विसेज में। तो योर ड्रेस शुड बी अप्रोप्रिएट टू दैट सिचुएशन, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए कि आप उस सिचुएशन की गंभीरता को समझ रहे हैं, आप बोर्ड मेंबर्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और इसलिए एक फॉर्मल अटायर इज़ इम्पॉर्टेंट। जनरली सूट पहनते हैं, मैं दोनों इंटरव्यू सूट में दिया है, ठीक है। विद टाई और नो टाई, अगेन योर ऑप्शन। जनरली एवरीवन विल वेयर अ टाई। बहुत सारे लोग शर्ट और टाई में दे के आते हैं, ठीक है। सिर्फ शर्ट वुड नॉट बी रिकमेंडेड। अगर आप सिर्फ शर्ट पहन रहे हैं तो इट्स गुड टू हैव अ टाई, बिकॉज अगेन उस पर क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं तो वो नेगेटिवली जाएगा कि इतने कूल बन के क्यों आए हो, ठीक है। सो बेसिक अटायर, अगेन गर्ल्स, फॉर गर्ल्स व्हाट पीपल वेयर इज अ साड़ी और अ सूट, ठीक है। कंप्लीटली योर चॉइस, फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए। अब ये चीज़ें हैं, हाउ टू सिट, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। मॉक इंटरव्यूज़ में इसके बारे में आपको बहुत सारा बताया जाता है, आपको एक पर्टिकुलर वे में बैठने के लिए कहा जाता है। उनका इंटरव्यू, आप उस बोर्ड मेंबर की जगह होते, उन चेयरमैन की जगह होते, और आप खुद इंटरव्यू ले रहे होते, और आपके पास दिन में 10-12 लोग आ रहे हैं, वो एक ही तरीके से बैठे हैं, ठीक है, एकदम स्टैच्यू, पैरों पे हाथ, स्ट्रेट बॉडी पोस्चर, गर्दन नहीं हिल रही है, एकदम सीरियस। आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि सब ट्रेन होकर क्या हैं, सब एक जैसे हैं। हमारा देश बहुत वाइब्रेंट कल्चर है हमारा, ठीक है, बहुत डाइवर्सिटीज़ हैं, और इन डाइवर्सिटीज़ के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क आता है। आप कुछ वर्ड्स को बोलते हैं, अरे ये चीज़ें आप वर्क कीजिए, बट अगेन वो इस चीज़ को समझेंगे कि आपके बैकग्राउंड या आपका ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है,
आपकी हैंड मूवमेंट, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत हैंड मूवमेंट करते हैं एंड स्टिल दे गेट डिसेंट मार्क्स इन द इंटरव्यू। वहीं मॉक इंटरव्यूज में आपको पहली चीज़ वो पॉइंट आउट की जाती है कि हैंड मूवमेंट को रोक दो। बट अगर आप जिंदगी भर हाथ मूव कर करके बात करते आए हैं तो आप उसको बदल नहीं सकते, राइट? आपकी जो बेसिक बॉडी लैंग्वेज है आप उसको रातों रात नहीं बदल सकते। आप इस पे वर्क कीजिए कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो डिस्ट्रैक्शन ना लाए। आप हैंड को इतना मत मूव कीजिए कि जो बोर्ड मेंबर है वो अपने आपके सवाल पे फोकस ना कर पाए, आपके जवाब पे फोकस ना कर पाए, राइट? तो बस इतना अपने बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव कीजिए। बाकी कोई एक पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज, कोई एक पर्टिकुलर वे टू सिट नहीं है। आपको रिस्पेक्टफुल वे में बैठना है। हाथ ऊपर रखें, नीचे रखें, ऐसे रखें, कैसे रखें, डजेंट मैटर। नेचुरल रहिए। आपको दिमाग में रखना है कि सामने बहुत रिस्पेक्टफुल लोग बैठे हैं एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट देम एंड योर बॉडी लैंग्वेज शुड कन्वे दैट रिस्पेक्ट। ओके, अगेन स्माइल करना है, आई कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें भी बहुत आपको मॉक इंटरव्यू में मुझे भी बहुत बार बोला गया कि आई कांटेक्ट और करो, ये स्माइल और करो। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती हैं शायद जितना मॉक इंटरव्यूज में आपको बताया जाता है। इट इज़ ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शंस बेसिकली, ठीक है? कि ऐसा लगता है कि यार इसी पे सारा इंटरव्यू डिपेंड करता है कि हम स्माइल कर रहे हैं नहीं, हम आई कांटेक्ट बना रहे हैं नहीं। देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी हैं, ऐसा नहीं है ये बिल्कुल बेकार बातें हैं। स्माइल करना इज़ गुड, इट गिव्स आउट अ पॉजिटिव वाइब, राइट? आप स्माइल करते हुए जवाब दे रहे हैं, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में स्माइल कर रहे हैं तो मूड पूरे कमरे का अच्छा रहता है। वहीं पे आपसे अगर कोई सवाल पूछा गया और आप सीरियस हो गए, आप हड़बड़ा गए, तो वो पता चलता है कि आप बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, ठीक है? स्माइल करना इज़ गुड, बट अगेन हर समय नहीं स्माइल करना है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मेरे दोस्त, जो जिन्होंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए, उनको बोला गया स्माइल करो और फिर वो इतना स्माइल कर रहे हैं कि वो बाद में आके बोलते हैं कि यार मैंने इस मॉक इंटरव्यू में इतना स्माइल कर दिया कि बोर्ड मेंबर बोले कि आप पागल हो क्या, आप सीरियस क्वेश्चंस पे स्माइल कैसे कर रहे हो, है ना? तो ऐसे मैकेनिकली किसी भी सजेशन को नहीं लेना है। स्माइल करना इज़ गुड, बट अगेन सिचुएशन को समझिए। एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी आप दिखने चाहिए वहाँ पर। स्माइल इज़ अ पार्ट ऑफ दैट, बट इट इज़ नॉट गोल्डन रूल कि आप हर समय हर सवाल पे स्माइल करते हुए जवाब दे रहे हैं। आई कॉन्टैक्ट, अगेन जब आप सवाल सुन रहे हैं, बोर्ड मेंबर आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो वो आपसे आई कॉन्टैक्ट करते हैं और उस समय आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप आई कॉन्टैक्ट करें उनसे, ठीक है? बट जवाब देते वक्त अक्सर आपसे बोला जाता है कि आपको सारे बोर्ड मेंबर्स को देखना है, आपको ऐसे पांचों तरफ निगाहें फैलानी है। ट्रस्ट मी, व्हेन यू डू दैट इट लुक्स वेरी मैकेनिकल और बोर्ड मेंबर तुरंत समझ सकते हैं कि ये कोचिंग लेकर के आया है, ये ट्रेन होकर के आया है, ठीक है? इट डज नॉट ऑफन गो राइट विद यू, इट डज नॉट गो राइट फॉर यू, क्योंकि दे डोंट वांट समवन जो खुद से ना सोच सके, जिसको जो बोल दिया जाए वो वही करता रहे। आई कॉन्टैक्ट, जिसको आप जवाब दे रहे हैं उससे करके रखिए जवाब देते वक्त। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, वेरी गुड, आप दूसरे मेंबर्स को भी बीच में देख लीजिए। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, दैट्स ऑल्सो फाइन। इस पे मुझे नहीं लगता कि आपके मार्क्स कटेंगे कि आप सारे बोर्ड मेंबर्स को देख रहे थे या नहीं जवाब देते वक्त। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें वो लोग नहीं नोटिस करते हैं। व्हाट दे केयर अबाउट इज़ योर पर्सनैलिटी, व्हाट दे केयर अबाउट इज़ द वे यू आंसर, द वे यू थिंक, ओके? तो इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बेसिकली मैंने इसमें अपने जो 2 इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनसे आपको बताने की कोशिश की है कि इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उसके लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं। कुछ एक मिथ्स की बात की हमने, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में। ये बेसिक एक रोड मैप प्रोवाइड कर सकता है आपके यूपीएससी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। एंड अगर इसके अलावा आपके कुछ डाउट्स हैं तो अगेन यू हैव माई टेलीग्राम चैनल, गो हैड, आपके सजेशंस के लिए मैं वेट करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपके यूपीएससी प्रिपरेशन को लेकर के जो भी डाउट्स हैं उनको मैं आगे आने वाली वीडियोस में ऐसे ही एड्रेस कर पाऊँ। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, जय हिंद। Team Study IQ congratulates all the 2,529 students who qualified UPSC mains exam this year. Now, interview is going to decide your selection as well as the rank. So, to give you the best possible guidance for interview, Team Study IQ will launch mock interview program for the upcoming interviews, and as part of this program, we would be offering mock interviews with esteemed panelists from diverse fields, one-to-one interaction with Sri Anil Swaroop ji, who is a retired IAS officer, a detailed DAF analysis with our expert team, lectures on important themes, opinion-based questions on controversial issues, and other such guidance. These interviews will be conducted at JP Siddharth Hotel Karol Bagh. To book your slots, click on the links and you better hurry up because there are going to be limited seats. So register now. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।